नमस्कार बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं उसमें आगे हम चलते हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की अगली विशेषता। तो क्या है अगली विशेषता? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कि हमने शुरू में ही पढ़ा था। संघात्मक शासन का मतलब ही क्या होता है, अर्थ ही क्या होता है कि शक्तियों का केंद्र और राज्यों की सरकारों के मध्य विभाजन कर देना ही संघात्मक शासन कहलाता है। विभिन्न स्तरों के आधार पर, जैसे मैंने स्तर बताए थे, जैसे ऊपर ऊपर केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर जिलों में प्रत्येक राज्य में जिला है, ठीक है। और शासन की नीचे नीचे हम बात करें तो ग्राम पंचायत होती है, उसका मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति से ऊपर जिला प्रमुख होता है, जिला परिषद होती है, ठीक है। तो इस शासन के विभिन्न स्तरों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर देना ही संघात्मक शासन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए दूसरी विशेषता, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण बल देती है। कहने का मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था क्या कहती है? शक्तियों को बांट दो। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 और भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 246 है, अनुसूची 7 है, में शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी। अनुसूची 7 में 3 उपसूचियों को सम्मिलित किया गया। कितनी उपसूचियों को सम्मिलित किया गया? 3। पहली कौन सी है? संघीय सूची। दूसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। और तीसरी कौन सी है? राज्य सूची। तो देखिए संघीय सूची, इस सूची में 100 विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जैसे रक्षा है, विदेशी संबंध जैसे कानून। पहले संघीय सूची में कितने विषय थे बच्चों? 97 थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था देश का 26 जनवरी 1950 को, उस समय की बात करें तो संघीय सूची में 97 विषय थे। अब कितने हैं? 100। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार है, देश की जो सबसे बड़ी सरकार है, पूरे देश को उस पर शासन करती है, वो उस कितने विषय पर कानून बनाती है? 100 विषय पर। आगे है समवर्ती सूची। इस सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। पहले बच्चों इनमें कितने विषय थे? 47 विषय थे। हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया था? 47। लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात गौर करने की यह है, समझने की यह है, कानून दोनों मिलकर बनाती है, लेकिन विवाद की स्थिति हो जाती है। उस स्थिति में क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य है। समझ गए मेरी बात को? जैसे समवर्ती सूची की बात करें, ऐसा विषय जिस पर कानून केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनाते हैं, जैसे शिक्षा। शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कानून बनाती है। आगे देखिए राज्य सूची। राज्य सूची में पहले बच्चों 61 विषय थे। कितने विषय थे? 61 विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं और जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में कर्नाटक के संविधान से ली गई। और अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है? ऐसी शक्तियां जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही होता है, उन शक्तियों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 248 है, आर्टिकल 248 है, ये केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। आगे देखिए अगली विशेषता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक प्रश्न बनता है दूसरी विशेषता से, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसमें से एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न कौन सा है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, कथन की व्याख्या करें या कथन को स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब इससे ये समझ आ रहा होगा, इस प्रश्न का मतलब यह है कि राज्य सरकारों की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ कानून बनाने के लिए प्रदान की गई है। कहने का मतलब यह है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाती है। तो प्रश्न क्या बनता है इस विशेषता से कि केंद्र और राज्य के भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये सारा लिखना है। अगली विशेषता क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था की स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एक किसकी स्थापना की गई? स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। संघीय शासन में संविधान की व्याख्या।
संविधान की जो व्याख्या होती है, संविधान क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को हल करने के लिए, जैसे केंद्र है और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए, जैसे नदियों को लेकर हो जाए या कोई सीमा को लेकर हो जाए, किसी क्षेत्र को लेकर हो जाए, उस विवादों को हल करने के लिए भारत में किसकी स्थापना की गई, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो कहने का मतलब यह है कि संघीय शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए। अगली विशेषता क्या है, राज्यपाल का पद। और भारतीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण, राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सबसे बड़ी राज्यपाल की है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका कोई इसके कोई कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति की इच्छानुसार प्रसाद पर्यंत अपने कार्यकाल का निर्वहन करता है। तो राज्यपाल का पद संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होकर राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य में क्या हो रहा है, राज्य सरकार शासन को सही ढंग से संचालित कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी सूचनाएं ये राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाता है। तो समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता, एकल नागरिकता। भारतीय संघात्मक शासन की अगली विशेषता की चर्चा करते हैं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि संघात्मक शासन में क्या होना चाहिए, सब कुछ दो होते हैं, बंटवारा होता है, तो इसका मतलब ये होता है नागरिकता भी दोहरी होनी चाहिए। लेकिन हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि भारतीय संघीय व्यवस्था की अनोखी विशेषता है, अन्य देशों की संघीय व्यवस्था से अलग है भारत की संघीय व्यवस्था। तो देखिए भारत में क्या किया गया है, तो देखिए अगली विशेषता की हम बात कर रहे हैं, संघीय व्यवस्था की अगले विशेषता हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता देखिए एकल नागरिकता भारत में संघवाद व्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय संघवाद को संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। तो देखिए भारत में संघवाद को अपनाने के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। भारत में संघवाद को अपनाया गया, फिर भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। समझ रहे इस बात को कि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, सब कुछ दो होता है, बटा हुआ होता है। तो राज्य की भी नागरिकता होनी चाहिए और देश की नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया, राज्य की अलग से कोई नागरिकता नहीं दी गई। तो देखिए ऐसा भारत की विशाल बहुलता के कारण, ऐसा भारत की विशाल बहुलता के कारण ऐसा क्यों किया गया कि भारत क्या था, एक विशाल देश था। कैसा देश था, विशाल देश था। जिससे क्या हो सकता था, भावी विखंडनकारी संभावनाओं को रोकने के लिए, भावी विखंडनकारी संभावनाओं को रोकने के लिए किया गया।
एकल नागरिकता भारतीय संविधान सबको एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। कहने का मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हम आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के नागरिक हो तो आपको एक ही बात बतानी पड़ेगी, हम भारत के नागरिक हैं। कोई ये नहीं कह सकता हम राजस्थान के नागरिक है, उत्तर प्रदेश के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक है, गोवा के नागरिक है। हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ऐसा क्यों किया गया? संघवाद तो ये कहता है कि नागरिकता भी दोहरी होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में राज्य के अलग नागरिक है, ठीक है। वहाँ पर पूछा जाता है कि आप किस राज्य के नागरिक हो, जैसे पूछा जाए अमेरिका में तो वो कहता है न्यूयॉर्क का हूँ। फिर पूछा आप किस देश के नागरिक हो तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। भारत में ऐसा नहीं है। आपसे कोई भी पूछे आप किस राज्य के नागरिक हो, भारत के नागरिक हैं। आप किस देश के नागरिक हो, भारत के नागरिक हैं। ये भारत में ऐसा इसलिए किया गया कि भारत की विशाल बहुलता, भारत एक बहुत बड़ा, बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश था कि आगे चलकर अलग अलग नागरिकता देने से कि देश के टुकड़े नहीं हो जाए, विखंडन नहीं हो जाए, ऐसी संभावनाओं को रोकने के लिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकल नागरिकता को रखा गया कि संपूर्ण देश की एकल नागरिकता होगी। अगली विशेषता एकात्मकता का प्रभुत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था की अगली विशेषता है एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व भारत की एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए भारत की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार को अधिक भारत की एकात्मकता का प्रभुत्व, भारत की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार को क्या दिया गया? अधिक शक्तियां प्रदान की गई। अधिक शक्तियां प्रदान की गई जैसे अधिक शक्तियां प्रदान की गई, जैसे संविधान संशोधन की शक्ति, राज्य के निर्माण की शक्ति, पुनः सीमांकन करने की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, जैसे संविधान संशोधन करने की शक्ति, राज्यों के निर्माण व पुनः सीमांकन आपातकालीन शक्तियां, तो देखिए एकात्मकता का पर्व, तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो केंद्र सरकार है वो उसका ही शासन पर ज़्यादा अधिकार रहता है। कहने का मतलब केंद्र सरकार का ही शासन में प्रभाव है, केंद्र सरकार ही के पास ही शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ हैं। तो भारत की ऐसा क्यों किया गया? भारत की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए। एकता अखंडता कैसी कि भारत में अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो जाए कि भारत टूट जाए, ठीक है। तो ऐसा होने से रोकने के लिए भारत में केंद्र सरकार को अधिक प्रभावशाली बनाया गया, अधिक शक्तियां दी गई, जैसे संविधान संशोधन करने की शक्ति है। संविधान में संशोधन कौन करती है? संसद करती है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों का निर्माण कौन करती है? संसद करेगी। राज्यों का पुनः सीमांकन
करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है। आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अगली विशेषता है भारतीय संघीय व्यवस्था की। तो देखिए अगली विशेषता क्या है? केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। देखिए बच्चों क्या है, जो हमारी केंद्र सरकार है उसके कितने अंग हैं? 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और भारत की जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और भारत की संसद के कितने सदन है? 2, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ये राज्यसभा जो सदन है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य को, राज्य का प्रतिनिधित्व। देखिए तो देखो क्या है इसका मतलब है भारतीय संघवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10। सबसे अधिक कैसे चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से कितने? 31। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य से जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा के सदस्य चुनते जाते हैं। संसद का जो उच्च सदन है, उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? वहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य अपने अपने राज्यों की ये चुने हुए प्रतिनिधि ये अपने अपने राज्यों की समस्याओं को वह संसद में रखते हैं और मांगे उठाते हैं। कहने का मतलब राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ये राज्यसभा सदस्य करते हैं। अगली विशेषता क्या है भारतीय संघीय व्यवस्था की? एकीकृत न्याय व्यवस्था। तो देखिए ये इतनी भी जो हमने 7 विशेषताएं हमने पढ़ी भारतीय संघीय व्यवस्था की, ये प्रमुख विशेषता है। तो प्रश्न आ जाए आपके कि बताइए कि भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए, या प्रश्न आ जाए कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बताइए, या प्रश्न आ जाए भारतीय संघीय व्यवस्था की 4 विशेषता बताइए, या प्रश्न आ जाए भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व बताइए। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, तो लिख देंगे कितनी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया? 7 प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया। पहली विशेषता क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था की संविधान की सर्वोच्चता। दूसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तीसरी विशेषता अपने क्या पढ़ी? राज्यपाल के पद। और चौथी विशेषता अपने क्या पढ़ी? स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवी विशेषता हमने क्या पढ़ी? एकल नागरिकता का प्रावधान। और छठी विशेषता हमने क्या पढ़ी? एकात्मकता का प्रभुत्व। और सातवीं विशेषता हमने क्या पढ़ी? केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे की क्लास में हम अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे? भारतीय संघात्मक शासन के एकात्मक लक्षण। किसका अध्ययन करेंगे? भारतीय संघात्मक शासन के एकात्मक लक्षण।